दोस्तोव्स्की का जन्म 30 अक्टूबर 1821 को मॉस्को में हुआ था। वह एक मिलिट्री सर्जन के पुत्र थे। उनकी शिक्षा उनके गृहनगर और सेंट पीटर्सबर्ग के स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में हुई, जहां से उन्होंने सन 1843 में सब लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त कर स्नातक किया। साहित्य के प्रति आकर्षण ने उन्हें सामने खुलने वाले करियर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और इसके बजाय उन्होंने गरीबी के साथ एक लंबा संघर्ष शुरू कर दिया। उनकी पहली पुस्तक पुअर फोक्स, यद्यपि गोगोल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थी, आलोचकों द्वारा एक मौलिक प्रतिभा की कृति के रूप में मान्यता प्राप्त की, और वह एक मासिक पत्रिका एनाल्स ऑफ द कंट्री की नियमित योगदानकर्ता बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने एक साथ 10 नए उपन्यास शुरू किए, और वह एक ज़बरदस्त गति से लिख रहे थे जब अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ रोक दिया। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता के समूह का हिस्सा बन गए थे और उसकी अपेक्षाकृत हानिहरित पॉलिटिकल इकोनॉमी की चर्चाओं में भाग ले रहे थे। इसी समय पुलिस की शंका जागी, और अप्रैल 1839 में उन्हें, उनके भाई और 30 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट पीटर्सबर्ग के सेंट पीटर और सेंट पॉल किले में कैद कर दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी कहानी अ लिटिल हीरो लिखी। 22 दिसंबर को उन्हें और 21 अन्य लोगों को सिमनॉस्की स्क्वायर के एक मंच के सामने ले जाया गया और मौत की सज़ा के लिए तैयार होने को कहा गया। लेकिन जब वह कड़ाके की सर्दी में अपनी शर्ट में खड़े सज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, तभी यह घोषणा की गई कि उनकी सज़ा को साइबेरिया में निर्वासन में बदल दिया गया है। क्रिसमस ईव पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी और अगले 4 साल ओम्स की एक जेल में कैदियों के बीच बिताए। उन्होंने वहाँ के अपने अनुभवों को अपनी किताब मेमोरीज ऑफ द हाउस ऑफ द डेड में वर्णित किया है। जेल से रिहाई के बाद 3 साल की अनिवार्य मिलिट्री सर्विस उनके सामने थी, जिसके आखिरी साल में वह एक अंडर ऑफिसर बने और एक विधवा मैडम इज़ाइव से शादी कर ली। अब उन्होंने अपना साहित्यिक करियर फिर से शुरू किया और 1860 में द इंजर्ड एंड द इंसल्टेड प्रकाशित की। 1862 में उन्होंने वेस्टर्न यूरोप की यात्रा की, लेकिन लगता है उन्होंने अन्य लोगों की सभ्यता या राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन करने के मौके को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। वह एक कट्टर जुआरी थे, और कई बार उनके इस व्यवहार से उनकी पत्नी और खुद को लगभग एक निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया था। सन 1863 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और अगले साल उन्होंने अपने भाई माइकल को भी खो दिया, जो उनके साथ एक पीरियोडिकल के प्रबंधन में शामिल थे। अकेले पड़ जाने पर वह इससे जुड़े व्यावसायिक मामले को संभालने में असमर्थ थे, और केवल 1866 में क्राइम एंड पनिशमेंट की सफलता ने ही उन्हें वित्तीय तबाही से बचाया। अब वह अपनी शक्तियों के चरम पर पहुंच चुके थे, और इस दौर के बाद लिखे गए उपन्यास आमतौर पर उस संयम और संतुलन में कमी को दर्शाते हैं जो कभी भी उनकी विशेषता नहीं रही। बाद के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है द इडियट, द पजेस्ड, द अडल्ट और द ब्रदर्स ऑफ कर्माजोफ। उन्होंने अपनी स्टेनोग्राफर एना से दूसरी शादी की, एक ऐसी लड़की जो हालांकि उच्च शिक्षित नहीं थी, लेकिन बहुत ही समर्पित और सक्षम थी, और उसी की ऊर्जा के कारण उनके आखिरी साल आराम और अपेक्षाकृत समृद्धि में बीते। उन्होंने समय समय पर एन ऑथर्स नोटबुक निकाली, जिसमें उन्होंने काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल सामग्री दी, और इसके और पत्रिकाओं में अन्य लेखों के माध्यम से उन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला। हालांकि दोस्तोव्स्की ने अपने साइबेरियन एग्जाइल में खुद को एक शहीद नहीं माना, और वास्तव में उन समय के कष्टों को एक तरह का प्रायश्चित ही माना। हालांकि किस अपराध का, यह एक गैर रूसी के लिए समझना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने उस अनुभव के निशान जीवन भर ढोए। उनका चेहरा बूढ़ा और दुखी दिखता था, और वह कड़वे, चुप्पे और शंकालु हो गए थे। वह एपिलेप्सी का शिकार थे, और उन्हें अजीब हेलुसिनेशंस होते थे। संभवतः अपराधियों के साथ लंबे साथ के कारण उनकी असामान्य और विकृत मनोवृत्तियों में गहरी दिलचस्पी थी, जिनके मनोविज्ञान का उन्होंने एक अद्भुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया। उनकी पुस्तकों की कृतियों के विपरीत है, क्योंकि वह विस्तार से भरी हुई हैं, अक्सर खराब ढंग से गठित और असंबद्ध और शैली के आकर्षण से रहित हैं। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भावनाओं को जगाने की उनकी शक्ति, उनकी अवधारणाओं की गहन तीव्रता और डर एवं दया के स्रोतों पर उनका नियंत्रण ने उन्हें बहुत महान लेखक बना दिया। क्राइम एंड पनिशमेंट उनकी सर्वमान्य मास्टरपीस है, और यह उनके कुछ सबसे विशिष्ट विचारों को प्रदर्शित करती है। उनमें से मुख्य है प्रायश्चित का विचार। रास्कोल्निकॉव का अपराध इतना पश्चाताप नहीं है जितना कि साइबेरियन एग्जाइल को स्वेच्छा से स्वीकार करने द्वारा
रद्द किया हुआ माना जाना है। सोनिया, जो कि गलियों की दयनीय लड़की है और जिसके माध्यम से नायक शुद्धिकरण का पाठ सिखाता है, वह विनम्रता और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो दोस्तोवस्की के लिए मुख्यदायक वह गुण हैं जो एक दिन रशिया को बचाएंगे। इस कहानी का विषय बहुत ही साधारण है। एक आदमी एक अपराध करने का विचार पालता है, उसे पक्का करता है और फिर उसे अंजाम देता है। कुछ समय तक गिरफ्तार होने से बचाव करता है और आखिरकार अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए खुद ही सामने आ जाता है। इस बार इस रूसी कलाकार ने यूरोपियन आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन को अपनाया है। यह पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो इंसान और उसकी अपनी ही योजना के बीच लड़ाई से बना है। सहायक पात्र और घटनाएं तभी तक मायने रखती हैं जब तक वे इस अपराधी की योजनाओं पर प्रभाव डालती हैं। पहला भाग, जिसमें अपराधी विचार के जन्म और विकास का वर्णन है, अद्भुत कौशल, सच्चाई और बेहतरीन विश्लेषण से लिखा गया है। छात्र रास्कोल्निकोव, जो शब्द के सही अर्थ में निहिलिस्ट है, बुद्धिमान, सिद्धांतहीन है और बेईमान, जो अत्यधिक गरीबी का शिकार है, एक बेहतर हालात के सपने देखता है। एक बूढ़ी महिला की दुकान पर एक जेवर गिरवी रखते लौटते समय एक अस्पष्ट सा विचार उसके दिमाग में कौंधता है, जिससे वह ज़्यादा महत्व नहीं देता। एक बुद्धिमान आदमी, जिसके पास उस बूढ़ी औरत का पैसा हो, वह कुछ भी कर सकता है, जो चाहे। बस उस बेकार, नफरत के काबिल बूढ़ी औरत से छुटकारा पाना जरूरी है। यह उन्हीं विचारों में से एक था जो दिमाग में एक बुरे सपने की तरह आते हैं और जो केवल इच्छा शक्ति की सहमति से ही स्पष्ट आकार लेते हैं। यह विचार उस आदमी के दिमाग में जड़ पकड़ लेता है, हर पन्ने पर बढ़ता है और फैलता है, जब तक कि वह पूरी तरह इसके वश में नहीं हो जाता। बाहरी जीवन का हर कठोर अनुभव उसे अपनी इस योजना से कुछ न कुछ संबंध रखता दिखाई देता है और तर्क की एक रहस्यमय शक्ति के द्वारा वह उसकी योजना का हिस्सा बन जाता है और उसे अपराध की ओर धकेलता है। इस आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को इतनी स्पष्टता से दिखाया गया है कि वह हमें ड्रामा का एक जीवंत एक्टर लगने लगता है, जो अपराधी के हाथ के हथियारे को हथियार की तरफ ले जा रहा है। भयानक अपराध अंजाम दिया जाता है और यह दुर्भाग्यशाली आदमी उसकी याद से उसी तरह जूझता है जैसे वह मूल योजना से जूझा था। एक इंसानी जान लेने से उसे अटल सच के कारण दुनिया का हत्यारे से सारा संबंध बदल जाता है। हर चीज़ एक नया चेहरा और एक नया मतलब ले लेती है, जो उसके लिए दूसरे लोगों की तरह महसूस करने और सोचने की या जीवन में अपनी जगह ढूंढने की संभावना को ख़त्म कर देती है। अब जीवन में केवल एक ही दिलचस्पी उसके लिए बची है, पुलिस को धोखा देना और उससे बचकर रहना। वह उनकी संगति, उनकी दोस्ती ढूंढता है, एक ऐसे आकर्षण से जो हमें एक ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे की ओर खींचता है। यह हत्यारा पुलिस ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ लंबी लंबी बातचीत करता है और बातचीत को उस मोड़ तक ले जाता है जहां एक शब्द उसे पकड़वा सकता है। क्राइम एंड पनिशमेंट, पार्ट 1, चैप्टर 1। जुलाई महीने की शुरुआत में एक बेहद गर्म शाम को एक नौजवान आदमी अपने किराए के कमरे से बाहर निकला, जो कि एस प्लेस में स्थित एक अटारी था, और हिचकिचाते हुए धीरे धीरे के ब्रिज की ओर चल पड़ा। वह सीढ़ियों पर अपनी मकान मालकिन से मिलने से सफलतापूर्वक बच निकला था। उसका अटारी कमरा एक ऊंचे 5 मंजिला मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर था और एक कमरे से ज़्यादा अलमारी जैसा लगता था। मकान मालकिन, जो उसे यह कमरा, खाना और सेवाएं देती थी, नीचे वाली मंजिल पर रहती थी और हर बार बाहर जाते समय उसे उसकी रसोई के सामने से गुजरना पड़ता था, जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और हर बार गुजरते हुए उस नौजवान को एक बीमार, डरा हुआ सा एहसास होता, जो उसे चिड़चिड़ा और शर्मिंदा कर देता था। वह मकान मालकिन का बुरी तरह कर्जदार था और उससे मिलने से डरता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह डरपोक या नीच था, बल्कि उल्टा। लेकिन कुछ समय से वह एक अति उत्तेजित, चिड़चिड़ी हालत में था, जो लगभग हाइपोकॉन्ड्रिया के कगार पर पहुंच चुकी थी। वह इतना अपने आप में डूब गया था और दूसरों से इतना कट गया था कि वह न सिर्फ अपनी मकान मालकिन बल्कि किसी से भी मिलने से घबराता था। गरीबी ने उसे कुचल दिया था, लेकिन हाल ही में उसकी मुश्किल हालात की फिक्र ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। उसने ज़रूरी कामों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसकी ऐसा करने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी। किसी भी मकान मालकिन का कोई भी काम उसे सचमुच में डरा नहीं सकता था, लेकिन सीढ़ियों पर रोक दिया जाना, उसकी तुच्छ, बेमतलब की बातें सुनने पर मजबूर होना, किराया मांगना, धमकियां और शिकायत सुनना और बहाने ढूंढने के लिए दिमाग खपाना
टाल मटोल करना, झूठ बोलना नहीं। इससे तो बेहतर था कि वह बिल्ली की तरह सीढ़ियों से रेंगता हुआ नीचे उतरे और बिना देखे कहीं बाहर सरक जाए। हालांकि आज शाम सड़क पर निकलते ही उसे अपने डर का तीव्र एहसास हुआ। मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ और इन तुच्छ बातों से डर रहा हूँ। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सोचा। हम्म, हाँ, सब कुछ इंसान के अपने हाथ में होता है और वह डरपोकी की वजह से सब कुछ गवा देता है। यह एक सिद्धांत है। यह जानना दिलचस्प होगा कि इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है। एक नया कदम उठाना, एक नया शब्द बोलना, यही यही वह सबसे ज़्यादा डरता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। शायद इसलिए मैं कुछ करता नहीं क्योंकि मैं बातें ज़्यादा करता हूँ, या शायद इसलिए बातें ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैं कुछ करता नहीं। इस आखिरी महीने में मैंने बस बातें करना ही सीखा है। दिनों तक अपनी मान में पड़े रहकर जैक द जाइंट किलर के बारे में सोचता रहता हूँ। अब मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या वह गंभीर है? यह बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यह तो बस खुद को बहलाने के लिए एक कल्पना है, एक खिलौना। हाँ, शायद एक खिलौना ही है। सड़क पर गर्मी भयानक थी और घुटन हलचल और चारों तरफ प्लस्तर, मचान, ईंटें और धूल, और वही खास सेंट पीटर्सबर्ग की बदबू जो गर्मियों में शहर से बाहर नहीं निकल पाने वालों के लिए बहुत परिचित है। यह सब उस नौजवान के पहले ही अति उत्तेजित नफ्स पर दर्दनाक असर डाल रहा था। शराब की दुकानों से आने वाली असहनीय बदबू, जो शहर के उस हिस्से में खास तौर पर ज़्यादा है, और नशे में धुत लोग जिनसे वह लगातार टकराता रहे, भले ही काम का दिन था, इस तस्वीर की घृणित दुखदाई को पूरा करार कर रहे थे। नौजवान के सुसंस्कृत चेहरे पर एक पल के लिए गहरी घृणा की चमक दिखाई दी। वह वैसे असाधारण रूप से सुंदर था, लंबाई से औसत से ऊपर, पतला, सुडौल, सुंदर गहरी आंखों और भूरे बाल वाला। जल्दी ही वह गहरी सोच में डूब गया, या यूं कहें कि दिमाग की पूरी सुनी में वह चलता रहा, आसपास क्या हो रहा है इसे ना देखते हुए और ना देखना चाहते हुए। वक्त बेवक्त वह कुछ बड़बड़ाता, खुद से बात करने की आदत से, जिसका उसने अभी इकबाल किया था। इन पलों में उसे एहसास होता कि उसके विचार कभी कभी उलझ जाते हैं और वह बहुत कमज़ोर है। 2 दिन से उसने मुश्किल से कुछ खाया था। उसके कपड़े इतने ख़राब थे कि फटे पुराने कपड़ों के आदी इंसान को भी सड़क पर इतने चीथड़ों में देखे जाने में शर्म आ जाती। हे मार्केट के नज़दीक होने की वजह से बदचलन अड्डों की भरमार, इलाके में व्यापारी और मजदूर वर्ग की आबादी का जमावड़ा, पीटर्सबर्ग के दिल में इन गलियों और सकरी गलियों में इतने तरह तरह के लोग सड़कों पर देखे जा सकते थे कि कोई भी शख्स, चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, हैरानी नहीं पैदा करता। लेकिन नौजवान के दिल में इतनी कड़वाहट और घृणा भरी हुई थी कि जवानी में नकचढ़ाहट के बावजूद वह सड़क पर अपने चीथड़ों की सबसे कम परवाह करता था। मामला तब अलग होता जब उसकी मुलाकात किसी जान पहचान वाले या पुराने सहपाठी से हो जाती, जिनसे मिलना उसे किसी भी वक्त पसंद नहीं था। और फिर भी जब एक शराबी आदमी, जिसे किसी अज्ञात वजह से एक भारी घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, अचानक गुजरते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए ज़ोर से चिल्लाया, अरे वह जर्मन टोपी वाले! नौजवान अचानक रुक गया और कांपते हुए अपनी टोपी पकड़ ली। यह जिमरमैन की बनी एक लंबी गोल हैट थी, लेकिन पूरी तरह से पुरानी, जंग लगी हुई, फटी और गंदी, बिना किनारे की और एक तरह से बेतरह मुड़ी हुई। हालांकि शर्म नहीं, बल्कि डर जैसा एक और एहसास उस पर हावी हो गया था। मुझे पता था, वह घबराकर बड़बड़ाया, मुझे ऐसा लगा था, यह सबसे बुरा है। क्यों? एक इतनी बेवकूफ़ाना चीज़, सबसे तुच्छ विवरण भी पूरी तरह योजना बिगाड़ सकता है। हाँ, मेरी हैट बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली है। यह हास्यपद लगती है और इसलिए नज़र आती है। मेरे इन चीथड़ों के साथ मुझे एक कैप पहननी चाहिए, कोई भी पुरानी सी, लेकिन यह विचित्र चीज़ नहीं। ऐसी हैट कोई नहीं पहनता। यह मीलों दूर से नज़र आ जाएगी, याद रह जाएगी। मायने यह रखता है कि लोग इसे याद रखेंगे और यह उन्हें एक सुराग देगा। इस काम के लिए जितना हो सके उतना कम नज़र आना चाहिए। तुच्छ बातें, तुच्छ बातें ही मायने रखती हैं। क्यों? यह ऐसी ही तुच्छ बातें हैं जो हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना था। वह वास्तव में जानता था कि उसके किराए के मकान के गेट से कितने कदम की दूरी पर है। ठीक 730। उसने एक बार उन्हें गिना था जब वह अपने सपनों में खोया हुआ था। उस वक्त उसने उन सपनों पर कोई यकीन नहीं किया था और सिर्फ उनकी भयानक लेकिन साहसी लापरवाही से खुद को छेड़ रहा था।
अब 1 महीने बाद उसने उसे अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था, और उन आत्मसंवादों के बावजूद जिनमें वह अपनी खुद की लाचारी और अनिश्चितता पर हंसता था, वह अनजाने में इस भयानक सपने को एक ऐसा कारनामा मांगने लगा उस जिसे अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि वह अभी अभी भी इसे खुद खुद को समझा नहीं पा रहा था। वह अब सकारात्मक रूप से अपनी योजना के रिहर्सल के लिए जा रहा था, और हर कदम के साथ उसकी उत्तेजना और भी ज़्यादा हिंसक होती जा रही थी।